अच्छा बेटा, तो हम पेपर सॉल्व कर रहे थे जिसके हमने कुछ 7 क्वेश्चंस तक देख लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि वो क्या है। लेकिन उसको करने से पहले मैं यहाँ पर ये ऑन कर लूँ ताकि हमारी वर्किंग जो है वो सही हो जाए। अच्छा, अब आप ये देखिए कि क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि क्या कह रहे हैं इसमें। इफ़ वी हैव अ कन्वर्जिंग लेंस, अगर मेरे पास एक कन्वर्जिंग लेंस हो जिसकी फोकल लेंथ कितनी हो 12 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस हो, ठीक है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। देन वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, तो ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ पे रखूँ टू गेट इट्स वर्चुअल। आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर विद इन द फोकल लेंथ रखते हैं तो वर्चुअल इमेज आती है। आपके पास जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है वो ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट को किसी कॉन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर रखेंगे, देखिए ये फोकल लेंथ हो गई, फोकस हो गया, ये 2f हो गया। बताइए इस फोकस से पहले पहले इस तमाम पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखोगे आपके पास रियल इमेज बनती है। लेकिन इफ़ यू आर प्लेसिंग ऑब्जेक्ट विद इन द फोकल लेंथ क्लोज टू द लेंस, फोकस के अंदर रखेंगे तो आपके पास इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। यहाँ पे रखेंगे तो इमेज क्या बन रही होती है, वर्चुअल बन रही होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर गेटिंग अ वर्चुअल इमेज मैग्नीफाइड भी होती है और इरेक्ट भी होती है। तो उसके लिए बताइए कि मेरे पास ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया जा रहा होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि p, दैट शुड बी लेस देन, किससे कम होना चाहिए, लेस देन 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा हुआ तो नहीं। यानी कि p इज़ लेस देन 12 का मतलब क्या हो गया, p इज़ लेस देन f, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो विद इन द फोकल लेंथ रखोगे तो p इज़ लेस देन f, तो p इज़ लेस देन f ये होगा। p इज़ इक्वल टू f रख देंगे अगर आपने फोकस पे रख दिया तो आप जानते हैं कि वो हाईली मैग्नीफाइड, रेस पैरेलल हो जाया करती थी तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज आपके पास बनती थी, रियल हाईली मैग्नीफाइड इमेज। तो ये तो नहीं हो सकता। p इज़ ग्रेटर देन f, p f से ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि प्लेसिंग ऑब्जेक्ट आफ्टर p के बाद रखा जा रहा है, यानी कि p के बैक के ऊपर आप, f के बैक के ऊपर आप p को, f के बैक के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, p को रख रहे हैं, यानी कि f और 2f के दरमियान में रख लें, 2f पे रख लें, 2f से बियॉन्ड रख लें। इसी तरीके से ये भी है 3/2 का मतलब क्या हो गया 1.5, यानी कि फोकस को अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो वट एवर द वैल्यू यू आर गेटिंग p दैट शुड बी मोर देन, ज़्यादा होगी किस चीज़ से, f से। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ कहीं पे अगर आप प्लेस कर रहे हैं यू विल गेट अ रियल इमेज। तो रियल, इससे बात समझ में क्या आती है कि रियल इमेज अगर आपने देखनी है तो इस फोकस से पहले रखना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्ट को, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से हमेशा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए अगर रियल इमेज चाहिए, और कम होना चाहिए अगर कौन सी इमेज चाहिए आपको, वर्चुअल इमेज। ऑल ऑफ द फॉलोइंग डाइलेक्ट्रिक्स आर यूज्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में रखा जाता है, कैपेसिटेंस को इंक्रीज यहाँ पे इन बिटवीन। आपको पता है डाइलेक्ट्रिक ग्लास, देखें रबर जो है वो ऐसा डाइलेक्ट्रिक यूज हो सकता है। प्रोक्लेन जो होता है वो भी एक मटेरियल होता है जिसको हम यूज करते हैं। प्लास्टिक जो होता है उसको भी हम प्लेस कर सकते हैं इन बिटवीन। ग्लास जो होता है वो आपके पास सॉफ्ट हो, वो यानी कि ग्लास के लिए आप इसको बेंड नहीं कर सकते, ग्लास की प्रॉब्लम ये आती है। तो ग्लास को प्लेस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा इन बिटवीन द प्लेट्स। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है इसको अभी फ़िलहाल आप रोकिएगा, ये थोड़ा सा मैं इसको सर्च करूँगा तो फिर आपको इसके मुताल्लिक़ हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो इसको अभी फ़िलहाल रोकिएगा, ये जो है वो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं तो इसको अभी रहने दीजिएगा, ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में ये क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्या होगी, आपने क्या चीज़ कैपिटल C बताना है ऑफ द गिवन सर्किट। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपने फाइंड आउट करनी है, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आपने C मालूम करना है इक्विवेलेंट। अब तुम्हें पता है फॉर द केस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर और रेजिस्टर एक दूसरे से रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। बताइए कैपेसिटर में अगर पैरेलल लगा होगा
तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होती है वो बराबर होगी C1 प्लस C2 के। जबकि अगर यही कैपेसिटर के बजाय रेजिस्टर लगे होते तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बराबर रेजिस्टेंस बराबर होती 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये केस कौन सा है? ये केस पैरेलल। अगर पैरेलल कैपेसिटर्स हुए तो आप कौन सा ये वाला फॉर्मूला यूज करें, अगर पैरेलल रेजिस्टर्स हुए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें। ठीक है, तो अभी चूंकि कैपेसिटर्स हैं तो वी विल ऐड बोथ ऑफ देम डायरेक्टली। आपको मैंने बताया था कि पैरेलल कैपेसिटर्स पंखे में लगाए जाते हैं कैपेसिटेंस को इंक्रीज करने के। तो बताइए, पहले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 2 माइक्रो है, दूसरे की है 4 माइक्रो, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 और 4 क्या हो जाएगा? 6 माइक्रो फैरड इंक्रीज कर जाएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसका आंसर क्या होगा? 6 माइक्रो फैरड। ठीक है बेटे, अगला देखें। देखें अगले में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सी यूनिट है किस चीज की? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब तुम याद करो कि ये जो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये बेसिकली पोटेंशियल होता है अक्रॉस टर्मिनल। ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस बोथ आर द सेम वन। ये दिमाग में रखिएगा। देखें, आप कहते हैं कि व्हेन वी place a conductor inside the magnetic field and when we apply the force on that conductor then EMF is induced in it. EMF induced होने का मतलब क्या है कि उसमें पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, और वही पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज का सबब बनता है? फ्लो ऑफ करंट का, यानी कि फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या करंट का सबब बनता है। तो याद रखिएगा, EF इज नथिंग बट सिंपली द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल और वोल्टेज। ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल या फिर क्या कहलाएगा? वोल्टेज कहलाएगा EMF। जो कि करंट जो होता है वो फ्लो ऑफ करंट यानी कि एम्पियर्स में मेजर किया जाता है। तो बताइए, EMF या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाएगा किस चीज में? वोल्टेज में। तो वोल्टेज की यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। इस वोल्ट को मैं वोल्ट भी कह सकता हूं और इसको एनर्जी पर यूनिट टाइम यानी कि जूल्स भी कह सकता हूं। जूल्स पर यूनिट टाइम यानी कि जूल्स पर सेकेंड भी इसकी यूनिट हो सकती है और इसकी यूनिट वोल्ट भी हो सकती है। याद रखें, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्टेज, तो इट्स यूनिट शुड बी अ वोल्ट। द अर्थ वायर इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होती हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में अर्थ वायर जो होगा वो कनेक्ट किया जाएगा टू द अर्थ वायर। क्या फ्यूज से कनेक्ट होना चाहिए? भाई फ्यूज तो आपकी डिवाइस को बचाने के लिए। अर्थ वायर का काम क्या होता है कि आपकी जो डिवाइस है उसका आउटर पार्ट ये मेटालिक है। ठीक है, ये कोई डिवाइस थी, इसका आउटर पार्ट जो है ये मेटल का बना हुआ है। अब होता यह है कि यहाँ से निकलने वाला जो वायर होता है वो यहाँ से कट होके अगर बिलफर्ज इसकी बॉडी से इंटैक्ट हो जाए तो इस पूरी बॉडी के ऊपर चार्जेस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? बिल्डअप हो जाएंगे और सेम पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा इसकी बॉडी पर। और जब आप इसकी बॉडी को टच करेंगे तो टच करने से आपकी बॉडी के थ्रू चार्जेस कंडक्ट करेंगे तो आपको शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक। तो जो अर्थ वायर है बेसिकली वो इसकी कंडक्टर या अप्लायंस की मेटालिक बॉडी को सेफली ग्राउंड करता है, सेफली ग्राउंड करेगा इसको। तो सेफली ग्राउंड करने का मतलब क्या हो गया कि ये बताइए, दिस वायर शुड बी कनेक्टेड विद द केसिंग ऑफ electrical appliance, कि electric wire must be connected with the casing because we want to safely ground the electrical charges which is going to be accidentally deposited on the surface of that electrical appliance. So it is necessary that this electrical wire should be connected with the metal case, metallic body, metal case कर सकते हैं, metallic body कह सकते हैं, कि हमेशा बॉडी से कनेक्ट होगा। स्विच बटन से इसका कोई वास्ता ही नहीं है। प्लास्टिक, अभी बताओ एक चीज़ और भी बहुत अहम है, मेरे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसकी आउटर बॉडी मेटल के बजाय प्लास्टिक की बनी हुई है। अब आप जानते हैं प्लास्टिक जो है वो इंसुलेटर है। क्या है? इंसुलेटर। अभी बताइए कि अगर प्लास्टिक इंसुलेटर हुआ तो आपको भाई इंसुलेटर अगर ये प्लास्टिक का बना होता है और इससे टच भी होता है तो चार्जेस इसके ऊपर डिपॉजिट फ्लो नहीं कर पाते,
इसके ऊपर डिपॉजिट तो होते लेकिन फ्लो नहीं कर पाते। जब वो फ्लो नहीं कर सकते थे तो इसका मतलब क्या, आपकी बॉडी से ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्जेस ग्राउंड नहीं होंगे। तो अगर केसिंग मेटालिक है तब हम अर्थवायर यूज करते हैं, वरना नहीं। अब मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। हमारे घर में ये इलेक्ट्रिकल का सेफ्टी ऑडिट हुआ था, तो लोग आए थे ऑडिट करने के लिए। उन्होंने हर चीज़ को, वो जो इस्त्री रखी हुई थी उसको उन्होंने कहा भाई इसमें अर्थवायर का ऑप्शन ही नहीं है आपका, आप इसको चेंज कराएं, इसकी बॉडी से कनेक्ट करके अर्थ करें। फिर मुख्तलिफ जगह देखते गए। फिर एक वॉशिंग मशीन थी हमारे पास, उन्होंने कहा कि भाई वॉशिंग मशीन देखा उसने, देखने के बाद कहने लगा नहीं इसमें ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्यों ज़रूरत नहीं है, जब सब चीज़ में लगा रहे हो तो इसमें भी लगाओ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो इसमें भी यूज़ हो रही है। लेकिन था क्या कि उस वॉशिंग मशीन की जो बॉडी थी वो प्लास्टिक की थी। अब आप अगर उस प्लास्टिक की बॉडी के ऊपर हाथ रख के भी खड़े होंगे तो प्लास्टिक जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। अगर चार्जेस डिपॉजिट भी होंगे तो आपकी बॉडी के थ्रू कंडक्ट ही नहीं हो सकेंगे पूरे के पूरे। तो इस वजह से हर वो अप्लायंस जो कि जिसकी बॉडी प्लास्टिक की या इंसुलेटर की होगी, अर्थ वायर इज नॉट नीडेड। इस तरह की सेफ्टी ऑब्जेक्ट के लिए रिक्वायर्ड नहीं होगी, आप उससे महफूज रहेंगे। लेकिन अगर आउटर बॉडी जो है वो मेटालिक है तो वो आपके लिए खतरा रहेगी। ठीक है बेटे, आगे चलिए। अब ये देखें अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं, देखें बेटे, इसमें आपसे कह रहे हैं कि द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ वायर कैरिंग करंट आई। ये एक तार है जिसमें से आई अमाउंट ऑफ करंट जो है वो क्या कर रहा है, पास कर रहा है। इफ इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेट, अगर मैं इसको मैग्नेट के दरमियान में रख दूँ। अब खास बात ये है इसमें कि ये जो आपको दिया गया है ना, ये साउथ है, यहाँ पे आपके पास लिखा है नॉर्थ, और ये साउथ है, यहाँ पे क्या लिखा है नॉर्थ। तो इसका मतलब क्या है कि एक नॉर्थ पोल यहाँ पे आ गया और एक साउथ पोल यहाँ पे। तो इसमें अगर मैं लाइन ऑफ फोर्सेस ड्रॉ करूंगा तो दैट शुड बी ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड वी आर प्लेसिंग अ वायर इनसाइड दैट नॉर्थ साउथ पोल। तो बताइए, व्हेन वी प्लेस अ करंट कैरिंग वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट विल हैपन? अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। इसके ऊपर फोर्स, अब फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगी? अब देखो, करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज दैट, फोर्स मस्ट बी परपेंडिकुलर, या तो फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई होगी या फोर्स नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं इफ इट इज प्लेस्ड इन द फील्ड देन द डायरेक्शन ऑफ वायर बेंड। बताइए, वायर जो होगा वो किस डायरेक्शन में बेंड होने का वर्ड नहीं होना चाहिए, आपको कहना चाहिए था कि किस डायरेक्शन में वायर पे फोर्स अप्लाई होगी। तो वायर बेंड का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी उसी डायरेक्शन में बेंड करेगा। तो अब ये या तो अपवर्ड्स हो सकता है और या फिर डाउनवर्ड। जो हमारी कॉन्सेप्ट है कि वायर के ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंड द करंट। अब बताओ, अगर अपवर्ड जा रहा है तो फील्ड के परपेंडिकुलर हुआ, करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, अपवर्ड जा रहा है तो भी परपेंडिकुलर हुआ, तो अप एंड डाउन मूव करेगा। तो ये चीज़ कंफर्म हो गई, या तो अपवर्ड्स होगा और या फिर डाउनवर्ड्स होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब आप अपने मोबाइल की स्क्रीन के सामने अपने लेफ्ट हैंड की जो फर्स्ट फिंगर फील्ड वाली है, इसको ऐसे खोलिए कि आपकी उंगली जो सीधी जो फर्स्ट फिंगर है उसकी स्टार्टिंग इस नॉर्थ से हो रही हो और फिंगर की डायरेक्शन किस पे हो, इस साउथ की तरफ हो। तो आप ऐसे बिल्कुल सीधी उंगली रख लेंगे। आप स्क्रीन पे ऐसे उंगली रख रहे होंगे कि उंगली के ऊपर जो 3 निशान बने हुए होते हैं वो आपके फेस की तरफ होंगे। उसके बाद अब आप सेकंड फिंगर को जब खोलेंगे तो वो आपकी तरफ पॉइंट कर रही होगी। आपकी तरफ पॉइंट करने का मतलब क्या हो गया कि ये डायरेक्शन मेरी तरफ पॉइंट करने का मतलब क्या है कि करंट बाहर की तरफ आ रहा है। तो देखिए, दिस वुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब जब आप थंब को ओपन करेंगे, खोलेंगे, तो थंब की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड्स होगी। तो थंब चूंकि अपवर्ड्स आएगा, थंब किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा होता है, थंब इंडिकेट करता है किस चीज़ को, फोर्स को। तो द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस वायर दैट शुड बी अपवर्ड्स। तो डाउनवर्ड नहीं होगी बल्कि फोर्स क्या लग रही होगी, अपवर्ड। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड के थ्रू आपकी बताना, Which of the following scientist is famous for determine the direction of force? बताओ वो कौन सा साइंटिस्ट है जो कि फेमस है डायरेक्शन ऑफ फोर्स? तो भाई फ्लेमिंग्स ही पढ़ते हैं ना, तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में फ्लेमिंग्स पढ़ते हैं तो ये फ्लेमिंग्स होगा। अच्छा, पास्कल याद करें, वो प्रेशर जो ट्रांसमिट होता था इनसाइड द लिक्विड, उसके लिए पास्कल इस्तेमाल होता था। न्यूटन लॉज आपने पढ़े। फेराडेज जो है ये भी एक साइंटिस्ट था,
इसने इलेक्ट्रिकल चार्जेस के मुतालिक बहुत सा काम किया। अब चूँकि ऑनलाइन क्लासेस होती रही हैं लिहाजा हमने इधर उधर की चीज़ें डिस्कस नहीं की, लेकिन फेरेडे का अच्छा खासा काम, ये जो आपका कैपेसिटर होता है इसके ऊपर जो चार्जेस डिपॉजिट होते हैं उसके अंदर जो कैपेसिटेंस की यूनिट है वो आप जानते हैं फेरेड आप पढ़ते हैं, तो वो फेरेडे के नाम पर रखी है ये फेरेड, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो गया 14 तक। अब आगे चलते हैं हम, आगे देखिए 15th में आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक कंबाइंड फोर्स क्रिएट हो रही है। किस चीज को क्रिएट कर रही है? एक टॉर्क को क्रिएट कर रही है, यानी कि टॉर्क क्रिएट हो रहा है ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। आपको पता है टॉर्क हमेशा किस में होता है? कॉइल में होता है, क्योंकि एक तरफ करंट अंदर जा रहा होता है तो फोर्स ऊपर लगेगी, बाहर आएगा तो फोर्स नीचे लगेगी। तो टू इक्वल ऑपोजिट इन डायरेक्शन फोर्सेस जनरेट्स अ टॉर्क और अ कपल। द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेगमेंट, उस वक्त जो सेगमेंट में करंट फ्लो कर रहा होगा वो कहाँ से कहाँ। अब ये बताइए अगर इसके ऊपर टॉर्क अप्लाई हो रहा है, अब जरा समझिएगा, आपने ये बताना है कि यहाँ पर, आपके समझ में आ रही बात? देखें ये पोल नॉर्थ है, ये पोल साउथ है, तो नॉर्थ टू साउथ लाइन ऑफ फोर्सेस तो ऐसे ट्रेवल कर गई, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है कि कंबाइंड फोर्स क्रिएटेड टॉर्क। टॉर्क क्रिएट करने का मतलब क्या है कि हम पढ़ क्या रहे हैं? हम मोटर पढ़ रहे हैं, क्योंकि टर्निंग इफेक्ट जो होगा वो मोटर में ही होगा ना, यानी कि रोटेट कराएगी। हम करंट देंगे और करंट देने से क्या होगा? मोटर जो होगी वो मूव करेगी, ठीक है। अब आप देखिए नॉर्थ टू साउथ आ गए, यहां पे फोर्स जो एक्ट कर रही है, देखिए इस तरफ आ रही है ना, तो इसका मतलब क्या है? द फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, और यहां पे फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड्स। तो अब ये बताइए कि ये कॉइल है, बेसिकली कॉइल के ऊपर, ये कॉइल ऐसे पीछे की तरफ गई हुई है। अब मैंने ये देखना है कि ये कॉइल के अंदर करंट जो है वो किधर जा रहा है। देखिए आपने बताना है ना, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सेगमेंट ऑफ कॉइल आर, इस कॉइल में करंट कहां से कहां जा रहा होगा। तो अब या तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करे या करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करे, दो डायरेक्शन हो सकती है, या तो यहां से अंदर जाके बाहर आ रहा होगा। अब देखिए कैसे निकालूंगा मैं। सबसे पहले इस फोर्स को देखें जो डाउनवर्ड्स में गई। अब आप दोबारा से अपने लेफ्ट हैंड को इस नॉर्थ से साउथ की तरफ फर्स्ट फिंगर को लाएंगे आप सीधा रख के, ठीक है। अब आप पहले नॉर्थ और साउथ, आपने यहाँ पे क्या चीज़ निकालना है? करंट। तो करंट आपने फाइंड करना है। करंट कौन सी फिंगर होती है? सेकंड फिंगर होती है। तो हम अभी सेकंड फिंगर को ओपन नहीं करेंगे, सबसे पहले किस चीज़ को ओपन करेंगे? फर्स्ट फिंगर को, फील्ड की डायरेक्शन में। कर लिया आपने। अब थंब को ओपन करें। जब आप थंब को खोलेंगे तो थंब की डायरेक्शन अभी ऊपर आ रही है, आपने थंब की डायरेक्शन नीचे, क्योंकि फोर्स नीचे लग रही है। तो जब आप अपने हाथ को घुमाएंगे नीचे फोर्स करने के लिए, तो आपका हाथ बिल्कुल घूम जाएगा, और अब आपका थंब जो होगा वो डाउनवर्ड्स जो है वो इंडिकेट कर रहा है। तो बताइए अब आप जब सेकंड फिंगर खोलेंगे तो वो इस पेपर के या इसके अंदर की तरफ होगी, इनवर्ड्स होगी। अंदर की तरफ होने का मतलब क्या है कि अंदर की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मुझे क्या चीज़ अप्लाई करना पड़ेगा? क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या है? करंट इज मूविंग इनसाइड द पेपर एट दैट लोकेशन। पॉइंट ए पे करंट अंदर की तरफ। अब बताओ अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो यहाँ से बाहर की तरफ आएगा। इसको भी करके देख लें। अब ये बताइए इस पॉइंट के ऊपर करके देखें। पहले दोबारा से अपने फिंगर को नॉर्थ टू साउथ रखें, नॉर्थ से साउथ की तरफ फिंगर आ जाएगी, ठीक है। नाउ अब आप क्या करेंगे? अपना अंगूठा खोलेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड्स होगी, ठीक है। ये आप हो गया अंगूठे की डायरेक्शन। जब आप अपनी सेकंड फिंगर खोलेंगे तो देखिए वो आपकी तरफ पॉइंट कर रही है। आपकी तरफ पॉइंट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? डॉट आ जाएगा। तो डॉट आने का मतलब क्या है? यहाँ से अंदर जाएगा करंट और फिर यहाँ से बाहर आ रहा होगा, सही। फिर यहाँ से घूमेगा इस तरफ और फिर ये ऐसे टर्न कर रहा होगा। तो अब जरा देखें इसकी डायरेक्शन कैसे होगी। क्या करंट का फ्लो, अभी फोर्स लग रही है, क्या करंट का फ्लो जीरो होगा? अगर करंट जीरो हुआ तो फोर्स लगनी ही नहीं चाहिए, तो ये तो खत्म हो जाएगा। क्या करंट सेम डायरेक्शन में आ रहा होगा, इधर बाहर और इधर भी बाहर? नहीं। अगर एक तरफ से बाहर आ रहा है तो दूसरी तरफ से अंडरस्टूड है कि क्या जाना चाहिए? अंदर जाना चाहिए। क्या करंट ऑपोजिट टू ईच अदर होगा कि यहां से बाहर आ रहा है, यहां से अंदर जा रहा है? क्या एक दूसरे के ऑपोजिट है करंट? यकीनन। तो ऑपोजिट टू ईच अदर तो समझ में आती है बात। क्या परपेंडिकुलर, क्या करंट एक दूसरे से, भाई अगर परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे करंट
बाहर की तरफ आ रहा है, डॉट बनाया हुआ, तो यहाँ वाला जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। तो परपेंडिकुलर भी क्या चीज़ है, मुमकिन नहीं है। करंट हमेशा इन दोनों पैचेस में या इन दोनों वायर्स में एक दूसरे के क्या होगा, ऑपोजिट होगा, तभी तो टर्निंग इफेक्ट और या कपल कब जनरेट होगा, व्हेन फोर्सेस एक्टिंग ऑपोजिट टू वन अनदर। तो करंट का फ्लो भी क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। तो आपके पास आंसर क्या होगा इसका, सी। अच्छा भाई, इसके बाद 16 था ये। इसमें क्या कह रहे हैं कि इन द गिवन डायग्राम अ बार मैग्नेट इज पुश्ड। इस डायग्राम में ये एक बार मैग्नेट रखा है इन्होंने, इसको पुश कर रहे हैं, इसको अंदर लेके जा रहे हैं और फिर बाहर ला रहे हैं। अब बताओ अंदर और बाहर लाने से देखो फिनोमेना कौन सा होगा, ये अगर आप ज़रा थोड़ा सा समझें से, आप याद करें कि ये जो मैग्नेट होता है इससे लाइन ऑफ फोर्सेस निकलती हैं और कहाँ आती हैं, साउथ की तरफ आती हैं। फिर दूसरी लाइन ऑफ फोर्स निकलेगी, वो भी साउथ की तरफ आएगी। यहाँ पर भी लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी और साउथ की तरफ, और यहाँ पर भी लाइन ऑफ फोर्सेस निकलेंगी और साउथ की तरफ। तो बताइए इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसकी एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। किस चीज़ की, इस मैग्नेट, जब मैं इसे अप एंड डाउन मूव करूँ। अब ये बताइए कि इनसाइड आउटसाइड जब मैं इसे पुश इनटू करूँगा, ये दिया हुआ है, तो इसी के रिलेटिवली क्या करेगा, ये मूव करेगा। अब ये बताइए कि अगर मैं मैग्नेट को यहाँ पे स्टैटिक रख देता हूँ, छोड़ देता हूँ, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हुई तो नो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड फॉर कॉइल के ऊपर जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं होगी, तो कॉइल के अंदर किसी भी किस्म का ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। गैल्वेनोमीटर रिजल्ट क्या देगा आपको, जीरो देगा। लेकिन अगर मैं इस कंडक्टर को अंदर की तरफ लाऊंगा तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड एमएफ ग्रेजुअली जब मैं अंदर लाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज होगी, चेंज होगी। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है कि करंट इंड्यूस, तो इसका मतलब क्या है कि फ्लक्स क्या होगा, या मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, चेंज होगी। यही नो चेंज फ्लक्स क्या कहलाता है, ये आपके पास कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स जो होगा वो क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। एंड चेंज इन फ्लक्स इन अ कॉइल इंड्यूस्ड EMF, यानी कि करंट इंड्यूस करेगा। लिहाजा जब मैं इसे आगे लाने लगूंगा तो ये आपको राइट साइड के ऊपर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन देगा। लेकिन अगर मैं इसे अंदर ले जाके रोक देता हूं तो ये डिफ्लेक्शन फिर किस पे आ जाएगा, जीरो पे आ जाएगा। जब मैं इसे बाहर निकालने लगूंगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लगेगी, रिड्यूस होने लगेगी। चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का मतलब क्या है, चाहे वो इंक्रीज हो रहा हो चाहे वो डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है, दोनों सूरतों में ईएमएफ। जब मैं इसे बाहर निकालूंगा तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड पे आएगा, जब मैं इसे अंदर ले जाऊंगा तो डिफ्लेक्शन राइट साइड पे। लेकिन अगर मैं किसी पोजीशन पे इसे रोक देता हूं तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जरा देखिए आप इसमें ये मैंने आपको पूरी थ्योरी समझा दी है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूंगा, वो कैसे चेंज हो सकती है, या तो मैग्नेट को मूव कराऊं और मैग्नेट को स्टैटिक रख के कॉइल को भी मूव, तभी इसे हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं। अब देखें, इज कनेक्टेड विद अ सेंसिटिव मीटर कॉल्ड गैल्वेनाइज। कॉइल को मैंने एक गैल्वेनोमीटर के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ द बार इज पास्ड थ्रू द कॉइल, अगर इस कॉइल से बार गुजरेगा तो क्या होगा, अगर इस मैग्नेट को इस कॉइल के अंदर से गुजारा जाए। बताओ जब ये कॉइल के अंदर दाखिल होने लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी कॉइल की, तो डिफ्लेक्शन सपोज राइट साइड पे आएगी। लेकिन जब मैग्नेट कॉइल के अंदर चला जाएगा तो फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी। जब मैग्नेट यहां से यहां तक मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज नहीं हो रही होगी ना, वो तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि पूरे का पूरा मैग्नेटिक कॉइल में चला गया, तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन जब इस कॉइल से बाहर निकलने लगेगा तो मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होने लगेगी, तो फिर लेफ्ट साइड के ऊपर डिफ्लेक्शन आएगी और फिर खत्म हो जाएगी, डिफ्लेक्शन आएगी। यानी कि जब ये एंटर होगा तो डिफ्लेक्शन राइट पे आएगी, फिर जीरो पे आ जाएगा जब दरमियान में मूव करेगा, और जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो फिर दोबारा से डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड पे आएगी, और फिर यानी कि पहले राइट साइड पे डिफ्लेक्ट करेगा व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू द कॉइल, then it becomes zero when it is moving inside the coil, and when it is leaving the coil, now again we will have a deflection, but it is in opposite direction because magnetic flux is going to be reduced. अब जरा हम देखते हैं कि क्या था क्या है। current is detected but not until the magnet enters the coil. करंट जो होगा वो डिटेक्ट करेगा
लेकिन उस वक्त तक जब तक ये पूरे का पूरा एंटर ना हो जाए। करंट इज डिटेक्टेड इफ द मैग्नेट इज प्लेस्ड इनसाइड इन द कॉइल एंड हेल्ड स्टिल। क्या ऐसा हो सकता है कि मैग्नेट को कॉइल के अंदर यहां पे रख के छोड़ दूं मैं, जब अंदर दाखिल हो रहा होगा तो डिफ्लेक्शन आएगी, लेकिन जब यहां पहुंच जाएगा और यहां पहुंच के मैंने मैग्नेट को छोड़ दिया तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गई। तो बताइए क्या उस वक्त भी डिफ्लेक्शन दे रहा होगा? करंट इज डिटेक्टेड इफ, अगर करंट उस वक्त भी डिटेक्ट हो रहा होगा अगर मैग्नेट को प्लेस कर दिया जाए इनसाइड द कॉइल एंड हेल्ड स्टिल। कभी मुमकिन ही नहीं है, ये तो गलत हो गया। यानी कि अगर रख के छोड़ देंगे तब तो उसको डिफ्लेक्शन नहीं देनी चाहिए, तो भाई ये वाला तो रॉन्ग होगा। अब देखें, करंट इज डिटेक्टेड प्रोवाइडेड द मैग्नेट इज मूविंग टू एंड फ्रो इन द कॉइल। अगर मैं कॉइल के अंदर मैग्नेट को रख के आहिस्ता आहिस्ता बाहर ना निकालूं, अंदर ही अंदर टू एंड फ्रो, तो बताइए जो भी फील्ड होगी वो इनसाइड द कॉइल कांस्टेंट ही रहेगी ना, मूव तो कर रही है लेकिन रहेगी क्या? कांस्टेंट। तो इफ वी आर प्लेसिंग द मैग्नेट इनसाइड द कॉइल एंड इफ वी आर मूविंग इट टू एंड फ्रो, तो उस केस में भी नो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड, मूव तो कर रहा है लेकिन बताइए इनसाइड, अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो यहाँ पे अगर 10 स्ट्रेंथ है तो यहाँ पर भी 10 होगी, यहाँ पर भी, क्योंकि मैग्नेट जो है वो इनसाइड द कॉइल, कॉइल के अंदर मौजूद है। जब कॉइल के अंदर मौजूद होगा तो कॉइल के अंदर लेट सपोज के यहाँ पे है मैग्नेट, तो 10 लाइनें मैग्नेट की निकल रही हैं, यहाँ पर भी 10 लाइनें होंगी, यहाँ पर भी 10 लाइन, हर तरफ 10 लाइन। इनसाइड द कॉइल देयर विल बी नो चेंज। तो यहाँ पे करंट इज डिटेक्टेड, अगर इनसाइड द कॉइल टू एंड फ्रो मूव कर रहा होगा तो ये तो गलत हो जाएगा ना। जब इनसाइड द कॉइल होगा इवन इट इज मूविंग द करंट विल बी जीरो, तो ये वाला पॉइंट में क्या होगा? नो, नो करंट इज डिटेक्टेड आपका करंट, बिकॉज द सर्किट डज नॉट हैव अ बैटरी। कह रहा है सर्किट के अंदर बैटरी है ही नहीं तो करंट, तो भाई कोई बैटरी से करंट थोड़ी डिटेक्ट करा रहे हैं हम तो इस मैग्नेट की मूवमेंट से करंट ओरिजिनेट करा रहे हैं यहाँ से, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अब इसमें सही क्या है? करंट इज डिटेक्टेड बट नॉट अंटिल मैग्नेट। अब बताओ करंट कब कब डिटेक्ट करेगा? मैंने अभी आपको समझाया था कि करंट उस वक्त डिटेक्ट होगा व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू द कॉइल, जब कॉइल के अंदर क्या हो रही होगी? ये एंटर हो रही होगी, क्योंकि जब ये एंटर हो रही होगी उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज, एंटर होने से पहले पहले पहली लाइन गई, फिर दूसरी लाइन गई, फिर तीसरी लाइन मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। एंटर होगा उस वक्त करंट डिटेक्ट होगा, और जब ये लीव कर रहा होगा when it is leaving the coil, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस रिड्यूस होंगी, तो फ्लक्स चेंज होगा। तो उस वक्त तो बताइए डिटेक्टेड बट नॉट अंटिल, उस वक्त तक होगा, कब तक? जब तक के क्या हो, ये कॉइल एंटर हो रही हो या कॉइल क्या कर रही हो? लीव कर रही हो। अगर मैग्नेट इनसाइड द कॉइल हुआ तो फिर ये प्रोसेस, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? ए आ जाएगा। ठीक है, ये मैं वीडियो जो है ये अपलोड कर दूंगा, आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक है ना, अभी करी तो नहीं है लेकिन इंशाल्लाह इस हफ्ते आती है। ये जो 2 वीक्स का लेक्चर्स हैं इनको हम अपलोड कर देंगे। अच्छा जी, अगला देखिए, अगले में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, इस्तेमाल किया जाता है टू कैरी एन इलेक्ट्रिकल चार्जेस को कैरी। बताइए इलेक्ट्रिकल चार्जेस को कैरी करने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? अक्रॉस स्पेस इनसाइड, किसी वैक्यूम ट्यूब के अंदर अगर डायोड दिया हुआ है, ये नहीं भाई ये डायोड का नहीं है, डायोड जो है वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लिहाजा इसको हम नहीं देखेंगे। ठीक है, अच्छा जी अगला देखें, ये चूंकि 2014 का है ना, तो 2014 तक डायोड का कॉन्सेप्ट था, तो अब चूंकि नहीं है लिहाजा आप नहीं कर सकते। अच्छा, वैसे अगर आप इसका आंसर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज, बताइए इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो वैक्यूम ट्यूब के अंदर, यानी कि कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप वैक्यूम ट्यूब होती है ना, CRO, तो बताइए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है इलेक्ट्रिकल चार्जेस को फ्लो कराने के लिए? तो इसका आंसर होगा थर्मियोनिक इमेशन। ये जो ट्यूब डायोड लिखा है ना, ये डायोड नहीं लिखना चाहिए था, ये गलत ही लिखा है। वैक्यूम ट्यूब के अंदर इसको मूव कराने के लिए थर्मियोनिक इमेशन, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिकल चार्जेस को इजेक्ट करने के लिए, आप जानते हैं कि थर्मियोनिक इमेशन जिसमें हम हीट अप करते थे एक मेटालिक उसको, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? डी होगा। अगला देखें भाई, इन द गिवन डायग्राम द बीम, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इन द गिवन डायग्राम इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब क्या है? ये बताते खुद इलेक्ट्रॉन से, इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव करने का मतलब क्या है कि करंट के ऑपोजिट मूव कर रहे होंगे, ये फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन। जो हमारे पास करंट होता है, कन्वेंशनल करंट, दैट शुड बी मूव्ड ऑपोजिट टू दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये आप जानते हैं। इट विल डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट करेगा? अ फोर्स। जब इलेक्ट्रिकल चार्जेस या करंट या इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेंगे तो इनके मूव करने से इनके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है। अब देखो इन द डायग्राम इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग इन अ फील्ड, इट विल डिफ्लेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो डिफ्लेक्ट करेंगे, मुड़ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स अप्लाई होगी तो इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से क्या कर जाएंगे? डेविएट कर जाएंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कहाँ अप्लाई हो रही होगी? अब जरा इसको समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखें, इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब क्या है? ये सारे इलेक्ट्रॉन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे कौन सा है? साउथ पोल है। नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इनसाइड द फील्ड। बताओ, जब इलेक्ट्रॉन बीम मूव कर रही है, अब जरा समझना इसको, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन बीम है। इलेक्ट्रॉन बीम इज नथिंग बट सिंपली द करंट। क्या होता है? करंट। इसका मतलब क्या है? इन इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराना या करंट को मूव कराना एक ही बात है। यानी कि समझिए कि आपने यहाँ पे एक करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया है और उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरफ मूव कर रहे हैं? अपवर्ड्स मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अपवर्ड्स डायरेक्शन इनसाइड अ कॉइल, एक कॉइल के इनसाइड अ वायर। तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ए से बी की तरफ क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो बताइए, व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इनसाइड द फील्ड द फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट। अब अगर मैं वो फोर्स निकालने के लिए जाऊं तो फोर्स के लिए मेरे पास क्या क्या होना चाहिए? मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होनी चाहिए बी की, मेरे पास करंट की डायरेक्शन मुझे पता होनी चाहिए, और मुझे तब मैं क्या करता हूँ? फोर्स की डायरेक्शन। तो बताइए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको पता है, लेकिन करंट आई जो होता है, इट्स डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ। आप जानते हैं कि कन्वेंशनल करंट हम जो यहाँ पे ले रहे होते हैं, ये कौन सा करंट होता है? ये कन्वेंशनल करंट होता है। कन्वेंशनल होने का मतलब क्या हो गया? कि जिस इलेक्ट्रॉन नॉर्मली फ्लो करते हैं फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, ये फ्लो किस चीज़ की होती है? इलेक्ट्रॉन्स की होती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कन्वेंशनल लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे जो आई होता है, जो फ्लेमिंग्स रूल में करंट आई होता है, दैट इज अ कन्वेंशनल करंट व्हिच इज मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, देन द करंट आई शुड मूव फ्रॉम बी टू ए। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी? फ्रॉम बी टू ए, यानी कि करंट कहाँ, आई कहाँ आ रहा होगा? डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, नीचे की तरफ आ रहा होगा। अब बताइए, फोर्स चेक करने के लिए आप सबसे पहले अपनी फर्स्ट फिंगर को ओपन करें, स्क्रीन के सामने रखें, नॉर्थ टू साउथ। अब आप क्या करें? अपनी सेकंड फिंगर जो है उसको ओपन करें और सेकंड फिंगर की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होनी चाहिए, क्योंकि करंट इज मूविंग इन द डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, नीचे की तरफ। तो बताइए, अपने हाथ को जब आप नीचे की तरफ घुमाएंगे तो बताइए, अब जो सेकंड फिंगर है वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में हो गई, फर्स्ट फिंगर नॉर्थ टू साउथ है। जब आप अपना अंगूठा खोलेंगे तो वो आपके चेहरे की तरफ पॉइंट कर रहा होगा। आपका जो थंब है उसकी पॉइंटिंग या उसकी डायरेक्शन जो होगी, दैट इज टूवर्ड्स योर फेस। तो आपकी तरफ होने का मतलब क्या है? कि आउटसाइड द पेपर, यहां पे क्या होगी? आउटवर्ड्स होगी, या आप इसे आउटवर्ड्स कह सकते हैं। तो देखिए, क्या इनटू द पेपर फोर्स लग रही है? नो। आउट ऑफ द पेपर? यस। पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगती, ऑपोजिट भी नहीं लगती। तो आपके पास आंसर क्या होगा? आउट ऑफ द पेपर। तो यहां पे आपने क्या चीज यूज किया? आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया, लेफ्ट हैंड रूल यूज किया, ठीक है। अच्छा, अभी दो तीन मिनट में और लूँगा, क्योंकि बस ये यहाँ पे एंड कर देंगे, क्योंकि वीडियो जो है ना वो कंस्ट्रक्ट हो रही है। बस ये आखिरी है, ये ख़त्म हो जाएगा जल्दी से। इसको देखिए, इसमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग गेट डज द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट। ये कौन सा? देखो, जो डी बनाते हो ये कहलाता है एंड, और इसके आगे अगर स्मॉल डॉट बना दोगे तो ये बन जाएगा नैंड। तो ये जो गेट है ये क्या कहलाएगा? ये नैंड गेट कहलाएगा। अगर और क्या आगे होता तो फिर ये नॉर बन जाता। बस यहीं तक है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो फिर उस पार्ट से आ जाते हैं जो कि आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो ये हमने जो पेपर था वो 2000
2013 का पेपर हमने सॉल्व कर लिया है, तो ये आपके जहन में रहना चाहिए कि ये किस तरीके से